हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में हमारा पृष्ठीय रसायन वाला जो अध्याय चल रहा है उसमें आज हम इसका नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कोलाइड। देखिए, कोलाइड के बारे में सबसे पहली बार बताने वाला वैज्ञानिक था थॉमस ग्राहम। देखिए, थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो वर्गों में बांटा था। एक तो थे क्रिस्टेलॉइड और एक थे कोलाइड। प्रथम बार थॉमस ग्राहम के द्वारा पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया। एक को नाम दिया गया क्रिस्टेलॉइड और दूसरे को नाम दिया गया कोलाइड। तो थॉमस ग्राहम के अनुसार कोई पदार्थ या तो क्रिस्टेलॉइड होता है या फिर कोई कोलाइड होता है। अब क्रिस्टेलॉइड किसे कहा गया? कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका विलयन जंतु झिल्ली या वनस्पति झिल्ली में से विसरित हो जाता है। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका विलयन जंतु झिल्ली में से या वनस्पति झिल्ली में से विसरित हो जाता है, ऐसे किसी भी पदार्थ को क्रिस्टेलॉइड कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन, NaCl का विलयन, ग्लूकोज का विलयन, चीनी का विलयन आदि। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिनका विलयन जंतु झिल्ली में से या वनस्पति झिल्ली में से विसरित हो जाए, यानी झिल्ली में से आर पार निकल जाए, तो ऐसे किसी भी पदार्थ को नाम दिया गया क्रिस्टेलॉइड। जबकि ऐसे पदार्थ जिनके विलयन जंतु या वनस्पति झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं, जैसे स्टार्च, गोंद, जेलेटिन, प्रोटीन आदि। तो इनके विलयन जो है जंतु झिल्ली में से या वनस्पति झिल्ली में से विसरित नहीं होते। तो जो विलयन जंतु या वनस्पति झिल्ली में से विसरित नहीं होंगे, उनके पदार्थ जो हैं उन्हें हम कोलाइड कहते हैं, और जिन पदार्थों का विलयन विसरित हो जाता है उन्हें हम नाम देते हैं क्रिस्टेलॉइड। अब थॉमस ग्राहम का ये जो वर्गीकरण था, ये वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण था। थॉमस ग्राहम का जो वर्गीकरण था त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण था। अब इसमें त्रुटि क्या थी? त्रुटि ये थी कि थॉमस ग्राहम कहता है कि NaCl केवल क्रिस्टेलॉइड होगा, या साबुन है, साबुन केवल कोलाइड का काम करेगा। जबकि वास्तविकता ये होती है कि प्रत्येक पदार्थ क्रिस्टेलॉइड भी हो सकता है और प्रत्येक पदार्थ कोलाइड भी हो सकता है। हम उसके विलयन को किस तरीके से बना रहे हैं, ये विलयन बनाने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि वो काम क्रिस्टेलॉइड का करेगा या कोलाइड का करेगा। जैसे आपका NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जो जलीय विलयन है, यह विलयन कार्य करता है क्रिस्टेलॉइड, अर्थात जांतव झिल्ली में से या वनस्पति झिल्ली में से विसरित हो जाता है। लेकिन अगर हम NaCl का एल्कोहलिक विलयन बनाएं, तो NaCl का जो एल्कोहलिक विलयन बनेगा, यह विलयन कार्य करेगा कोलाइड का। अब पदार्थ तो एक ही है, पदार्थ यहां भी NaCl है, पदार्थ यहां भी NaCl है। यहां NaCl कार्य कर रहा है क्रिस्टेलॉइड का और यहां NaCl कार्य कर रहा है कोलाइड का। जबकि थॉमस ग्राहम क्या कहता है? थॉमस ग्राहम कहता है कि कोई पदार्थ या तो क्रिस्टेलॉइड होगा या फिर कोलाइड होगा।
तो इसका मतलब थॉमस ग्राहम की बात त्रुटिपूर्ण। क्रिस्टलोइड कोलाइड तो ठीक है, लेकिन क्रिस्टलोइड या कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि पदार्थ की अवस्था होती है जिसमें हम किसी भी पदार्थ को उपयुक्त विधि का प्रयोग करके ला सकते हैं। थॉमस ग्राहम के अनुसार कोई पदार्थ या तो क्रिस्टलोइड है या फिर वो पदार्थ कोलाइड है। लेकिन वास्तविकता क्या है? प्रत्येक पदार्थ क्रिस्टलोइड भी हो सकता है और वो कोलाइड भी हो सकता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके विलयन को किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं। विलयन बनाने की विधि पर निर्भर करता है। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण है NaCl का। इसका जलीय विलयन जो कार्य कर रहा है वो क्रिस्टलोइड का कार्य कर रहा है, लेकिन इसी का अल्कोहलिक विलयन कार्य करता है कोलाइड का। एक दूसरा उदाहरण लें हम, साबुन का जलीय विलयन। साबुन का जलीय विलयन होता है कोलाइड, लेकिन इसी साबुन का अल्कोहलिक विलयन जो है ये कार्य करता है क्रिस्टलोइड का कार्य करता है। मतलब पदार्थ एक ही है साबुन, लेकिन एक स्थिति में साबुन कार्य कर रहा है कोलाइड का और दूसरी स्थिति में साबुन कार्य कर रहा है आपका क्रिस्टलोइड का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थॉमस ग्राहम का वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण है। कोई भी पदार्थ जो है क्रिस्टलोइड और कोलाइड दोनों का कार्य कर सकता है और उसके लिए हमें उस पदार्थ के विलयन को उपयुक्त तरीके से उपयुक्त विलायक में बनाना पड़ता है। तो इस तरह से जो है थॉमस ग्राहम का वर्गीकरण संपन्न हुआ। अब जो है इसके बाद में अगला आता है विलयनों के प्रकार। नया इसका टॉपिक है विलयनों के प्रकार। अब बेटा विलयनों के प्रकार से क्या अर्थ है? देखिए, विलयनों को हम विलेय पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर, विलेय पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर विलयनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे हैं ये विलेय पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रकार वास्तविक विलयन। कोलाइडी विलयन। और तीसरा प्रकार आता है निलंबन। विलयनों को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। अब बेटा इसमें वास्तविक विलयन का मतलब अगर कणों का आकार, आकार से मतलब यहां कणों के व्यास से है, अगर कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से छोटा है, अगर कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से छोटा है तो विलयन आपका वास्तविक विलयन कहलाता है। जबकि अगर आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक का अगर आकार है तो हम इस विलयन को नाम देंगे कोलाइडी विलयन। और अगर आकार जो है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है तो उस अवस्था में विलयन को कहा जाता है निलंबन।
तो कोई भी विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है वास्तविक विलयन, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक का आकार है कोलाइडी विलयन, आकार जो है 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो उसको हम नाम देंगे निलंबन। अब बेटा दूसरी बात, वास्तविक विलयन जो होते हैं सदैव समांगी विलयन होते हैं। वास्तविक विलयन सदैव समांगी प्रकृति के विलयन होते हैं। समांगी विलयन का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक के कणों को अलग अलग पहचानना संभव ना हो। अगर विलेय और विलायक के कणों को पृथक पृथक नहीं पहचाना जा सके तो उन्हें हम कहेंगे समांगी विलयन। कोलाइडी विलयन जो होते हैं विषमांगी प्रकृति के होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनके विलेय और विलायक कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। जबकि निलंबन के जो कण होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं और बड़े आकार के कारण से इनके कणों को आप आंखों से भी पहचान सकते हैं। निलंबन भी विषमांगी प्रकृति के विलयन है और इनके कणों को हम आंखों से भी पहचान सकते हैं। आंखों से कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि कण आकार में बड़े, जैसे आपका सप्लाई वाला पानी है, सप्लाई वाला पानी है, अगर हम उस पानी को कांच के गिलास में डाल करके देखें तो आपको जो है उसमें कण तैरते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। तो वो जो है किसका उदाहरण माना जाएगा? वो उदाहरण माना जाता है निलंबन का। जहां कण आकार में बड़े हैं, आंखों से दिखाई दे जाते हैं, वो आपके निलंबन में आते हैं। फिर इनमें एक ही प्रावस्था होती है। कितनी प्रावस्था है? केवल एक प्रावस्था। एक प्रावस्था क्यों? क्योंकि आप विलेय और विलायक को अलग अलग नहीं पहचान सकते, और जहां दोनों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है वहां प्रावस्थाओं की संख्या होती है एक। जबकि कोलाइडी विलयन में प्रावस्थाएं होंगी 2 और विषमांगी और आपके निलंबन में भी प्रावस्थाओं की संख्या होती है 2। 2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विलेय और विलायक दोनों को अलग अलग पहचानना संभव होता है। फिर बात आती है दृश्यता की। अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी कणों को नहीं पहचाना जा सकता है। अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी हम कणों को अलग अलग नहीं पहचान सकते कि कौन सा कण विलेय का है, कौन सा कण विलायक का है। यहां पर अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा पहचाना जा सकता है। अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं पहचाना जा सकता, यहां हम अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पहचान सकते हैं, और इन कणों को जो है आंखों से भी पहचान सकते हैं। केवल आंखों का प्रयोग करके भी हम इन कणों को पहचान सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये कण जो है आकार में बड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद में देखें इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कण के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और चूंकि कण आकार में बहुत अधिक छोटे होते हैं, तो बहुत अधिक छोटे होंगे तो कण का द्रव्यमान भी बहुत कम हो जाएगा।
और द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण से गुरुत्वाकर्षण बल इस पर अपना कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, जैसे मान लो आपने पानी में चीनी को घोला, तो चीनी घुलने के बाद चीनी के कण पानी में नीचे इकट्ठे किसी भी हालत में नहीं होंगे। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। इसी प्रकार कुलाइडी विलयन जो होता है, कुलाइडी विलयन में भी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव डालता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रभाव डालता है। आपको मैंने अभी उदाहरण दिया था मिट्टी वाला पानी। मिट्टी वाले पानी को आप स्थिर रख दीजिए तो कुछ समय के बाद जो मिट्टी होती है पानी में नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाती है। पानी ऊपर रह जाता है, मिट्टी नीचे इकट्ठी हो जाती है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल निलंबन के कणों को नीचे की ओर खींच करके इकट्ठा कर देता है, उन्हें पृथक कर देता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जो है निलंबन के ऊपर होता है, लेकिन वास्तविक विलयन या कुलाइडी विलयन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर इसके बाद में आती है इनकी अधिशोषण क्षमता। अगर हम इनकी अधिशोषण क्षमता का अध्ययन करें तो इनकी अधिशोषित करने की क्षमता जो होती है नगण्य होती है, क्योंकि आकार अधिशोषण क्षमता नगण्य, क्योंकि आकार बहुत छोटा होता है। बहुत छोटे आकार के कारण से अधिशोषित करने के लिए सतह पर पर्याप्त स्थान नहीं होता, इसलिए इनकी अधिशोषित करने की क्षमता क्या हो जाती है? नगण्य। जबकि कुलाइडी कणों में यह क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक क्यों? क्योंकि इनका जो आकार है थोड़ा बड़ा होता है और बड़े आकार के कारण से पर्याप्त पृष्ठ जो है वो अधिशोषण के लिए उपलब्ध हो जाता है। फिर इनका आकार अधिक बड़ा हो जाता है और अधिक बड़े आकार के कारण से अधिशोषण क्षमता जो है होती तो है लेकिन कम होती है। अधिशोषण क्षमता कम होती है क्योंकि आकार जो है अधिक बड़ा हो गया, इसके कारण से अधिशोषण क्षमता कम। कुलाइडी विलयन जो होते हैं उनके कुलाइडी कणों की अधिशोषित करने की सामर्थ्य जो है पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण से सर्वाधिक पाई जाती है। फिर आता है फिल्टरन। फिल्टरन मतलब छानना। अगर हम किसी वास्तविक विलयन को साधारण फिल्टर पेपर की सहायता से छानें, साधारण फिल्टर पेपर में जो छिद्र पाए जाते हैं उन छिद्रों का आकार पर्याप्त बड़ा होता है, और जब छिद्रों का आकार पर्याप्त बड़ा होगा छिद्रों का आकार पर्याप्त बड़ा होगा तो ऐसी अवस्था में जो कुलाइडी कण, जो आपके वास्तविक विलयन के कण होते हैं, उनको विलायक से पृथक कर पाना संभव नहीं होता। तो साधारण फिल्टर पेपर द्वारा इन वास्तविक विलयनों को नहीं छाना जा सकता। साधारण फिल्टर पेपर द्वारा नहीं छाना जा सकता है। और इसमें इनको भी नहीं छाना जा सकता। कारण, उसका कारण होता है फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बड़ा होता है और कुलाइडी कण जो है आकार में थोड़ा छोटा रहता है। कुलाइडी कण
फिल्टर पेपर के छिद्रों के आकार से छोटा होता है, जिसके कारण से कुलाइडी कण फिल्टर पेपर में से आर पार निकल जाते हैं। लेकिन निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है और बड़े आकार के कारण से निलंबन के कणों का पृथक्करण किया जा सकता है, यानी छाना जा सकता है, छाना जा सकता है। निलंबन को साधारण फिल्टर पेपर की सहायता से छाना जा सकता है। एक होता है बेटा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र। अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र, इसके जो छिद्र होते हैं वह आकार में छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी हम वास्तविक विलयन के कणों को पृथक नहीं कर सकते। अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर द्वारा कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर कुलाइडी कण आकार में थोड़े बड़े हो जाते हैं, इन्हें आप पृथक कर सकते हैं, यानी छान सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। और जो आपके निलंबन के कण होते हैं, निलंबन के कणों को भी जो है पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। निलंबन के कण जो है उनको भी जो है हम अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर की सहायता से आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार तो है छोटा और कणों का आकार है बड़ा, तो फिल्टर पत्र आसानी से कणों को जो है अपने अंदर रोक लेता है। फिर बेटा इसके बाद में आती है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होती है? कणों की टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति। जैसे आप देखते हैं धूप में जो है कुछ सुनहरे सुनहरे से कण आपको दौड़ते भागते से नजर आते हैं, ये कुलाइडी कण होते हैं और ये कण आपको निरंतर चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी जो अनियमित गति हमें दिखाई देती है, इस गति को हम नाम देते हैं ब्राउनी गति। तो वास्तविक विलयन में ब्राउनी गति नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी कोई अनियमित गति इसमें नहीं पाई जाती है। इनमें पाई जाती है और बहुत कम पाई जाती है। कारण ब्राउनी गति कणों के आकार पर निर्भर करती है। जैसे जैसे कण का आकार बढ़ता है ब्राउनी गति जो है आपकी कम होती चली जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में ये पाई जाती है कुलाइडी विलयन में, निलंबन में ना के बराबर जो है ब्राउनी गति होगी। फिर एक होता है बेटा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में जब हम किसी कुलाइडी विलयन में प्रकाश डालते हैं तो कुलाइडी विलयन में प्रकाश डालने पर प्रकाश के पथ का चमकना, कुलाइडी विलयन में प्रकाश डालने पर प्रकाश के पथ का चमकना, उसे हम कह सकते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे आपने देखा होगा घरों में रोशनदान से सूर्य का प्रकाश अंदर आता है तो आपको एक पीली सी लाइन बनी हुई दिखाई देती है। सूर्य के प्रकाश में पीली सी लाइन आपको एक बीम अंदर आता हुआ दिखता है, तो वो टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। तो वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, इसमें टिंडल प्रभाव होता है और इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। तो टिंडल प्रभाव जो है केवल किसका गुणधर्म हुआ? कुलाइडी विलयनों का गुणधर्म हुआ।
कोलाइडी विलियन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन जो है आपके वास्तविक विलयन जो है या निलंबन जो है इनमें टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं। फिर विसरण तीव्र गति से, विसरण जो है, विसरण का मतलब कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, तीव्र गति से होता है। थोड़ी धीमी गति होती है, अपेक्षाकृत धीमी गति, और इसमें निलंबन में विसरण जो होता है बहुत कम पाया जाता है। निलंबन के अंदर विसरण जो होगा बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। अब बेटा इसके बाद हम देखें विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। अगर हमारा वास्तविक विलयन किसी आयनिक पदार्थ से मिलकर बना है, वास्तविक विलयन में हमने कोई आयनिक पदार्थ डाला हुआ है, तो धनायन जो होंगे, धनायन विद्युत क्षेत्र में कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर गमन करते हैं। गमन, अगर हमारा विलयन आयनिक पदार्थ का विलयन है तो धनायन कैथोड की ओर जाएगा और ऋणायन जो होगा वो एनोड की ओर आएगा। कोलाइडी विलयन, बेटा सभी कोलाइडी कणों पर या तो केवल प्लस चार्ज होता है या केवल माइनस होता है। सभी कोलाइडी कण समान आवेशित होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ के ऊपर प्लस हो जाए कुछ के ऊपर माइनस। अगर कणों पर प्लस चार्ज है तो कैथोड की ओर जाएंगे और माइनस चार्ज है तो एनोड की ओर आएंगे। कोलाइडी कण कैथोड या एनोड की ओर गमन करते हैं, या तो कैथोड की ओर जाते हैं या फिर एनोड की ओर आते हैं। जबकि निलंबन में क्या होगा, निलंबन जो होता है इसमें कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। अब प्रभाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि कणों पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता, और आवेश ना पाए जाने के कारण से निलंबन जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा अप्रभावित बना रहता है।